लोग कहते हैं कि ये सुनसान रात अकेली होती है, पर नहीं, रात अकेली नहीं होती। उस रात में इंसानी कल्पना से परे कुछ लगातार घूमता रहता है, जिसे हम इंसान, भूत, प्रेत, पिशाच, छलावा कहते हैं। आसमान में काले बादलों ने चांद को अपने पीछे छिपा लिया था और रात का शापित साया उस घने जंगल पर फैल गया है। कहीं दूर किसी भूतिया हवेली के बाहर बंद घड़ी टैंग टैंग जैसी आवाज के साथ बजने लगी, मानो कह रही हो ये रात किसी की जान लेने वाली है। उस सीधे हाईवे पर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे कोई अनजान मुसाफिर कोहरे सड़क पर किसी के इंतजार में भटक रहा हो। कोहरे में से दो पीली हेडलाइटें निकल आई। वो एक कंटेनर ट्रक था। उस ट्रक में ड्राइवर की सीट पर मंगल सेन बैठा था। वो 30 साल का आदमी था, स्वभाव से सीधा साधा और भोला, एक महादेव भक्त। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। मंगल के बगल में उसका साथी सैमसंग उर्फ सांग बैठा था। सांग 25 साल का एक जवान छपरी नौजवान था। सिर पर मुर्गे की तरह लाल बाल, कान में सोने के छल्ला, लड़कियों को छेड़ना, बड़ी उम्र की औरतों पर बुरी नजर रखना, ऐसी नीच प्रवृत्ति सांग के शरीर में गहराई तक समाई हुई थी। इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ट्रक उस सुनसान काले डामर हाईवे पर तेजी से जा रहा था। मंगल, आज इतनी ठंड नहीं है यार, वरना मैं ओल्ड मॉन्क ले आता। मंगल ने सांग की बातों पर उसे थोड़ा गुस्से से देखा, फिर सामने देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, सांग बेवड़े कहीं गए, तुझे पता है ना शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाते, और आज हमें ये बड़ी डिलीवरी जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचानी है, तो इसलिए नो शराबपंती। मंगल ने फिर सांग की तरफ देखा और आगे कहा, हाँ, और नो बकवास। हाँ। सांग मंगल की बातों पर उदास हो गया। उसने कुत्ते जैसा पतला चेहरा बना लिया, जैसे उसका बाप गुजर गया हो। सड़क के बाईं ओर एक सफेद मील का पत्थर दिख रहा था, जिस पर लिखा था छत्तीसगढ़ 100 किलोमीटर। उसी मील के पत्थर के पीछे एक ट्रक, आगे दो पीली हेडलाइट्स जल रही थी। वह गाड़ी मील के पत्थर के पास से तेजी से गुजरी। ट्रक छत्तीसगढ़ के जंगल में दाखिल हुआ और अचानक माहौल बदल गया। ठंड बढ़ गई। सड़क पर कोहरा थोड़ा और घना हो गया। दूर जंगल के अंधेरे से अजीब सी आवाजें आने लगी, रात के कीड़ों, उल्लुओं की चहचहाट की, तो टिटहरी की टीव टीव। मंगल, ये ठंड अचानक बढ़ कैसे गई यार? और देखो, ये अंधेरा भी कितना बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है। सांग ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां रगड़ी। बोलते बोलते उसके मुंह से सफेद भाप निकलने लगी। सांग, ये जंगली इलाका है, यहाँ ठंड तो होगी ही, और तो और उसके साथ साथ बहुत सी चीजें भी होंगी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, मंगल ने गहरी गूढ़ आवाज में कहा। सांग हालांकि समझ नहीं पाया कि मंगल क्या कह रहा है, इसीलिए वो मंगल से पूछने वाला था। तभी उसकी नजर कार के विंडशील्ड से सीधे आगे गई, और फिर उसका मुंह और उसकी आंखें अचानक आश्चर्य से चौड़ी हो गई। सड़क के बाईं ओर एक आकर्षक सुंदर कामुक युवती पीछे की ओर चली आ रही थी। एक केसरिया साड़ी, एक काला ब्लाउज। उस ब्लाउज के माध्यम से उसकी पीठ उजागर थी। उस नंगी पीठ से उसकी चिकनी कमर तक उसके बाल बिखरे हुए थे। वह पीठ दिखाते हुए आगे की ओर कैट वॉक स्टाइल में चल रही थी, अपनी कमर और कुल्हों को कैट वॉक स्टाइल में हिला रही थी। उसके हाथों में काली चूड़ियां एक उत्तेजक ध्वनि कर रही थी, छन छन। उस आवाज से रात की मनहूस शांति भंग हो रही थी। रात के अंधेरे में भी
उस युवती का शरीर एक स्वर्गीय अप्सरा की तरह, चांदनी की तरह चमक रहा था। जैसे ही सांग ने उस युवती की मनमोहक सुंदरता देखी, उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। उसका चेहरा देखने के लिए उसकी आत्मा घुटने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। मंगल, अरे कार रोक। सांग ने उस युवती की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। क्यों? क्या हुआ? मंगल ने पूछा, क्योंकि सड़क पर उस युवती को केवल सांग ही देख सकता था, मंगल नहीं। अरे मंगल, गाड़ी रोक। इतना भारी पीस रात के सामने से जा रहा है, उसे कैसे छोड़ सकते हो? सांग ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मंगल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मतलब क्या कहना चाहता है तो? मंगल ने बिना समझे पूछा। मंगल, अरे तू अंधा है क्या साले? वो लड़की देख, क्या रपचिक धांसू माल है यार। सांग ने हाथ बढ़ाकर मंगल को सड़क के बाईं ओर देखने का इशारा किया। तभी मंगल को वो लड़की दिखी, सुंदर नंगी, सुडौल कमर, कैट वॉक से चलते समय हिलते हुए उसके कुल है। उस लड़की का खूबसूरत हुस्न मानो श्रापित था। जो देखेगा वो उसकी आंखों में भर जाता था। मंगल का भी वही हाल हुआ। वाह, क्या मस्त लड़की है। लेकिन इतनी रात को यहाँ? मंगल कुछ और कहने वाला था। सांग ने उसे बीच में ही टोक दिया। चुप बे साले, इतनी रात को क्या मतलब है तेरा? तुझे क्या लग रहा है कि वो कोई भूत प्रेत यक्षिणी, कोई चाल चलने वाली छलावा है? चल गाड़ी रोक और उसे लिफ्ट दे। वैसे भी आज ठंड बहुत है। सांग ने युवती की हिलती कमर को देखते हुए कहा। लेकिन वासना में डूबे सांग को एक बात समझ नहीं आई। बाहर इतनी ठंड थी कि कोई भी आदमी ठंड से मर जाए, फिर वो युवती इतनी ठंड में कैसे चल रही थी? और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। फिर वो ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेली क्यों चल रही थी? क्या उसे डर नहीं लगा? मंगल ने ट्रक की रफ्तार धीमी की और युवती के पास से धीरे धीरे चलने लगा। सारंग ने ट्रक के दरवाजे से युवती को देखा। चांद सा गोरा चेहरा, लाल लिपस्टिक लगे होठ, गहरी आंखें, गहरी भौहें, माथे पर लाल बिंदी। ओ मैडम! सांग ने आवाज दी। तभी वो युवती अपनी जगह पर रुक गई। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपना सिर लाश की तरह घुमाया और सांग की तरफ देखा। कहाँ जा रही हो मैडम? आइए, हम छोड़ देते हैं आपको। सांग ने युवती के पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक देखा। आप छोड़ देंगे मुझे? युवती आकर्षक आंखों को लुभाने वाली नाजुक आवाज में बोली। उसके मुंह से यह आवाज सुनकर सांग के मन में डेयरी मिल्क का लड्डू फूट पड़ा। जी जी, हम छोड़ देंगे, अंदर आइए। सांग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। युवती ने नीली आंखों से सांग के हाथ को देखा, फिर बोली, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी जी, आइए ना, अपना ही ट्रक है, आइए। सांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। युवती ने अपना गोरा हाथ सांग के हाथ में दे दिया। उस युवती के हाथ का नरम नरम स्पर्श जैसे ही सांग के हाथ पर पड़ा, उसके मन में दूसरा डेयरी मिल्क का लड्डू फूट पड़ा। सांग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ट्रक में अपने बगल में बैठा लिया। चलो मंगल, गाड़ी स्टार्ट करो, सांग ने कहा। मंगल ने सांग को मुस्कुराते हुए देखा और कार की चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक सिर्फ हिला। इंजन से घरघराहट की आवाज आई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। अब इसे क्या हुआ? इसको भी अभी रुकना था। मंगल ने परेशान आवाज में कहा। उसने फिर चाबी दबाई, पर इंजन से घरघराहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मानो वो ट्रक कहना चाह रही हो कि जिस औरत को तुमने अंदर लिया है वो कोई आम औरत नहीं,
बल्कि तुम्हारी मृत्यु शैया है। उतारो, उसे उतारो। अचानक उस जंगली कब्रिस्तान का सन्नाटा भंग हुआ। ट्रक से एक तेज डरावनी इंजन शुरू होने वाली चीख निकली। अंधेरे में जंगल के पेड़ों में छिपे पक्षी डर के मारे आसमान में उड़ गए, मानो वे सब किसी से डरे हुए हो। मंगल ने ट्रक का गियर बदला, एक्सीलेटर दबाया। यूं ही ट्रक आगे बढ़ने लगी। सांग ने युवती की ओर देखा। उसका सौंदर्य इतना मनोरम, इतना आकर्षक था, वो उसे आंखें फाड़े घूर रहा था। उसके शरीर से गुलाब की महक आ रही थी। मंगल ने युवती की तरफ देखा। उसने देखा कि सांग आंखें फाड़े उसे घूर रहा है। उसने नाम में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, लड़की दिखे कि नहीं, लाइन मारना शुरू। कमीना साला। मंगल को पता था ये कमीना सांग उसे घूरता रहेगा, कुछ कहेगा नहीं कि तभी मंगल ने बोलना शुरू किया। अब जी मैडम, क्या नाम है आपका? और इस रात के इस समय इस हाईवे पर कहाँ गई थी आप? मंगल ने पूछा। उस युवती ने धीरे से मंगल की तरफ सिर घुमाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ एक नाजुक प्यार भरी आवाज में कहा, मेरा नाम कामाक्षी है। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं अपनी कंपनी के काम से छत्तीसगढ़ से बाहर गई हुई थी। वापस घर की ओर मैं रिक्शे में जा रही थी कि रास्ते में रिक्शा खराब हो गया, इसलिए मैंने रिक्शे वाले को आधा किराया दिया और घर पैदल चलने लगी। कामाक्षी बोली। अच्छा, कामाक्षी बहुत अच्छा नाम है। सांग समझते हुए कहा, लेकिन तुरंत ही जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, फिर से पूछा, पर आपके कंपनी का सामान नहीं देखा हमने? सांग ने पूछा, लेकिन कामाक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर डर फैल गया, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। मंगल ने अपनी भौहें नीचे कर ली। कामाक्षी को शक भरी नजरों से देखा। उसे थोड़ा शक हो रहा था। तभी, भाई मंगल, देखो ढाबा आ गया है, चलो गाड़ी रोको। कामाक्षी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो। उसने कामाक्षी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो सांग मंगल से हर बार बोलता था, पर आज लड़की मिल गई तो वो दोस्त को भूल गया। मंगल ने ट्रक को ढाबे के एक तरफ किया। वो ट्रक से उतरकर ढाबे की तरफ चल पड़े। ढाबा कहलाने लायक कोई हाईफाई नहीं था। 40 बाई 40 का एक बड़ा कमरा था, जिसकी 4 दीवारें थी। उसी में रसोई थी, जहां खाना बनता था। ढाबे के बाहर लाल, नीले और पीले रंग के रंगीन अक्षरों में ढाबे का नाम लिखा था, पाजी द ढाबा। ढाबे के बाहर 4 स्टॉल लगे थे। चारों स्टॉल खाली थे। ढाबे पर भीड़ नहीं थी। तीनों स्टॉल से घिरे एक स्टॉल पर बैठ गए। वेटर, मंगल ने पुकारा। गंजा सिर, सफेद बनियान, नीचे सफेद पतलून पहने एक वेटर ढाबे से चलता हुआ आया। जी कहिए, क्या खाएंगे? वेटर ने पूछा। वेटर की बातों पर मंगल बोलने लगा, मेरे लिए पूरी भाजी लाओ। और सांग, तू क्या खाएगा? चिकन मसाला लॉलीपॉप। और कामाक्षी, तुम क्या खाओगी? मंगल ने उस तरफ देखा जहां कामाक्षी बैठी थी। वेटर ने भी कामाक्षी की तरफ देखा, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वेटर को केवल ये दोनों ही टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। कामाक्षी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, हम जो मंगाएंगे वही तुम खाओगी, मंगल ने कहा। वेटर हालांकि मंगल को और सांग को एक अजीब पागल नजर से देख रहा था। उसे लगा कि ये दोनों पागल हैं। दोनों नीचे कुर्सी पर बैठी उस लड़की के बारे में बातें कर रहे थे। उसने अपने गंजे सिर को दाहिने हाथ से रगड़ा। उसने अपने दांत पीसे और वो वेटर ढाबा मालिक के काउंटर की तरफ चला गया। मालिक, वो दोनों मुझे पागल लग रहे हैं। देखिए ना, बेंच पर सीट खाली है, फिर भी वो दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वहां कोई बैठा हो। वेटर के शब्दों पर ढाबा मालिक ने मंगल सांग को देखा।
वे दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि उनके बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो। उन्हें इस प्रकार बातें करते देखकर ढाबा मालिक का माथा डर से तन गया। चित्या, अरे उन्हें जो चाहिए वो ला दो, ढाबा मालिक ने कहा और चित्या आते ही चला गया। वेटर के जाते ही ढाबा मालिक ने काउंटर टेबल का सबसे नीचे वाला दराज खोला। उस दराज में एक फोटो था जिसमें कामाक्षी थी, लेकिन इस ढाबा मालिक के पास इसका फोटो क्यों था, ये एक रहस्य था। सांग कामाक्षी आपस में बात कर रहे थे। बातें करते करते सांग ने अपना दाहिना हाथ कामाक्षी के हाथ पर रख दिया। जैसे ही सांग ने उसका हाथ छुआ, कामाक्षी उसे देखकर मुस्कुराई। उसके एक गाल पर मोहक मुस्कान थी और वो धीरे से अपनी सीट से उठी। ढाबे के दाहिने और पीछे एक बाथरूम था। वो उस तरफ चली और बीच में रुक गई। कामाक्षी बुला रही है, सांग ये समझ गया। उसने अब तक कभी किसी औरत को छुआ नहीं था, इसलिए उसकी छाती धड़कने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों में वासना दिखाई देने लगी। सांग स्टॉल की कुर्सी से उठा। उठते समय स्टॉल का पतरा उसके हाथ में लगा और उसकी उंगली से लाल खून बहने लगा। लेकिन वासना के वशीभूत सांग को यह नहीं पता था। सांग, अरे कहां जा रहा है? बैठ, खाना आ रहा है, मंगल ने कहा। मंगल, तुम पाव भाजी खाओ, मैं अभी आया। सांग जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। वेटर पाव भाजी और चिकन लॉलीपॉप की ट्रे लेकर आया। उसने मंगल के सामने ट्रे रखी और आते ही चला गया। अब सांग ढाबे के पीछे खड़ा था। उसके सामने दो बाथरूम थे, एक लेडीज और दूसरा जेंट्स। बाथरूम की बाईं दीवार से एक गहरा कच्चा रास्ता आगे जा रहा था, जो 50-60 मीटर दूर जाकर जंगल में जाते हुए दिख रहा है। उसी अंधेरे रास्ते पर कामाक्षी आगे जाते हुए दिख रही थी। उसकी दूधिया मुलायम कमर नागिन की तरह हिल रही थी और चलते समय उसके कूल्हे मादकता से हिल रहे थे। सांग के मन में तूफान अभी भी उफान पर था। कामाक्षी वहीं रुक गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी 5 उंगलियां हिलाई। उसने उसे वापस अपने पास आने का इशारा किया। फिर वो उसी मोहक कैट वॉक की चाल से आगे बढ़ने लगी। घने कोहरे ने उसकी आगे जाने वाली आकृति मिटा दी। कामाक्षी, रुको रुको, मैं आ रहा हूं। वासना से पागल सांग आगे पीछे की कोई चिंता किए बिना उस अंधेरे अपरिचित जंगल में प्रवेश कर गया। वासना से व्याकुल सांग, उसे पता ही नहीं चला कि वो कामाक्षी के पीछे जंगल में इतना अंदर तक चला आया है कि अंधेरे ने उसका रास्ता निगल लिया है। अचानक वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और कामाक्षी जो उसकी आंखों के सामने चल रही थी, अंधेरे में गायब हो गई। सांग जल्दी से खड़ा हो गया। सांग ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे जानवरों जैसे पेड़ों के अलावा वहां कोई नहीं था। थी तो बस ठंडी हवा, रात के कीड़ों की आवाज, चमकते जुगनुओं की रोशनी। उन पेड़ों को देखकर सांग को लगा जैसे ये पेड़ उसे देख रहे हो, जैसे उन्हें उसकी मानवीय उपस्थिति से परेशानी हो रही हो। अरे यार, कामाक्षी कहाँ चली गई? सांग ने गुस्से में अपना दाहिना हाथ अपने सिर के बालों में फिराया और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इसके साथ ही जले हुए मांस की बदबू उसकी नाक में घुस गई। यह शमशान में जल रही लाश की खाल की गंध जैसी थी। सांग के दिमाग ने यह सोचा कि जो भी उसके पीछे खड़ा था उसके इरादे अच्छे नहीं थे। सांग ने पलटकर पीछे देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसके सामने का नजारा इतना डरावना था, डर के मारे उसके दांत भींच लिए।
मंगल ने ढाबे पर खाना खाया और वो पैसे देने के लिए काउंटर पर आया। क्या सेठ, कितना हुआ? मंगल ने ढाबा मालिक से पूछा। तभी ढाबा मालिक ने थोड़ा डरी हुई आवाज में बताया, 300 रुपए। मंगल ने ढाबा मालिक को 100 के 3 नोट दिए और वो मुड़ने लगा। उसी वक्त ढाबा मालिक ने मंगल को रोका और थोड़ा डरा हुआ काउंटर टेबल के दराज से एक फोटो निकाला और मंगल को दिखाया। क्या तुमने इस लड़की को देखा है? क्या ये वही लड़की है जिससे तुम बात कर रहे हो? ढाबा मालिक के हाथ में कामाक्षी की फोटो थी। तुम कौन हो? सांग ने डरी हुई कांपती हुई आवाज में कहा। उसके सामने एक मादा पिशाच कामाक्षी खड़ी थी। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पूरी त्वचा काली पड़ चुकी थी। उसका चेहरा जगह जगह से जला हुआ था। जले हुए हिस्सों से अंदर का लाल मांस दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पीली थी, जुगनुओं की तरह चमक रही थी। उसके वैम्पायर की तरह तीखे दांत थे जो मुस्कुराने पर बाहर आ जाते थे। उसके हाथों और पैरों में तीखे नाखून थे। उसके कान खरगोश की तरह लंबे थे। मानवीय सोच से परे इस दृश्य को देखकर और उसकी छाती की धड़कन रुक जाने पर सांग डर के मारे सिमट गया। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं कामाक्षी हूँ। अपनी मायावी काली शक्तियों के माध्यम से कामाक्षी ने 2 सेकंड के लिए वही मानव रूप धारण कर लिया। फिर पुनः उस भद्दे असली चुड़ैल के रूप में अवतरित हुई। इधर मंगल ने उस फोटो की ओर देखा और पहचान के भाव से कहा, अरे सेठ, यहीं तो बैठी थी वो। मेरे दोस्त के साथ बाथरूम के पीछे गई है। क्या नाम था इसका? मंगल को वो नाम याद नहीं आ रहा था। सांग समझ गया था ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये एक भयानक मौत का छलावा है। ये मनुष्यों के खिलाफ घने अंधेरे में पला एक बुरा जानवर है। सांग को कामाक्षी के रूप में अपने मृत्यु के दर्शन हुए। आज उसकी वासना की बीमारी ने उसे मृत्यु शैया पर पहुंचा दिया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांग धीरे धीरे पीछे चलने लगा। 2 पैर पीछे जाते ही उसे अपनी पीठ पर ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर पीछे देखा। उसके चेहरे पर फिर से भय फैल गया। कामाक्षी उसके पीछे खड़ी थी। उसके पीछे खड़ी दूसरी कामाक्षी ने अपने तीखे नाखून सांग की पीठ में घुसा दिए और खून से सना उसका जिगर निकाल लिया। और सामने खड़ी दूसरी कामाक्षी ने अपने तीखे नुकीले नाखून सांग के छाती में घुसा दिया और सांग का धड़कता हुआ जीवित कलेजा बाहर निकाल लिया। इधर मंगल को उस युवती का नाम याद आया और बोला, हाँ, उसका नाम था कामाक्षी। हाँ। और तभी जंगल की आखिरी जानलेवा चीख जंगल से बाहर निकली। वो दोनों हवस के प्यासे कामाक्षियों ने पहले एक कामाक्षी ने सांग का धड़कता हुआ कच्चा दिल खाया, जबकि दूसरे ने वहीं उसका लिवर खाया। सांग, ये सांग के चीखने की आवाज है। मंगल ने चिंतित, परेशान, डरे हुए सवालिया चेहरे से कहा। उसे सांग की चिंता सताने लगी और वो जंगल की ओर जाने लगा। तभी ढाबे वाले ने उसे रोक लिया। रुको, जंगल मत जाओ। मुझे लगता है तुम्हारा सांग अब जिंदा नहीं है, क्योंकि जो लड़की तुम्हारे साथ आई थी वो इंसान नहीं थी। वो एक पुरानी कामुक, धोखेबाज पिशाचनी कामाक्षी थी। हर 25 साल में वो पाताल लोक की दीवार पार करके धरती पर आती है
और एक 25 साल के नौजवान का दिल और कलेजा खाकर लौट जाती है। फिर 25 साल बाद वो 25 साल के नौजवानों के लिए पाताल लोक से लौटती है और इस हाईवे पर भटकती है, और जो उसे लिफ्ट देता है वो फिर कभी नहीं दिखता। ढाबा मालिक ने ये कहा। उसने अपना फोन निकाला और ढाबे में लगे कैमरे में सांग मंगल के स्टॉल पर बैठकर बातें करने की पिछली रिकॉर्डिंग दिखाई, जिस रिकॉर्डिंग में उनके साथ में कोई लड़की बैठी नहीं दिख रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर मंगल अवाक रह गया। डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई, डर के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। तो जिस औरत से हम इतने समय से बात कर रहे थे वो एक छलावा के वेश में कामाक्षी थी। अब मंगल को पता था कि कामाक्षी सिर्फ सांग को ही लाइन क्यों दे रही थी, क्योंकि सांग एक नौजवान 25 साल का लड़का था और वही उसका दिल जिगर जिसे कामाक्षी खाना चाहती थी। मंगल के दिमाग में आ रहे इन अलग अलग ख्यालों से उसका सिर भारी हो गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह होटल मालिक ने पुलिस इंस्पेक्टर विजय वर्मा को बुलाया। पुलिस ने मंगल का बयान लिया। उन्होंने जंगल में सांग की बॉडी की तलाश की, लेकिन नहीं। इंस्पेक्टर विजय वर्मा को दूसरे केस की तरह इस केस में भी गुमशुदा इंसान की बॉडी मिली। मंगल ने अपना बयान दिया और पुलिस ने उससे कहा कि देश छोड़कर मत जाना, हम फिर से केस के लिए तुम्हें थाने बुलाएंगे, ऐसी चेतावनी दी। मंगल ने अपना ट्रक स्टार्ट किया और फिर से अकेले छत्तीसगढ़ की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया, क्योंकि कामाक्षी उसके सबसे करीबी दोस्त को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई थी। इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों, रात में सुनसान सड़कों पर अजनबियों को लिफ्ट मत दो। क्या पता वो इंसान नहीं, कामाक्षी हो। क्या पता तुम्हारी ये लिफ्ट तुम्हारे खुद के लिए ही आखिरी साबित हो जाए।